तो आईएससी क्लास 11 चैप्टर 3 शरणागत वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित। शरणागत का मतलब अगर इसका हम लोग समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? शरण, शरण को आगत यानी शरण में आया हुआ। तो कहानी कुछ ऐसे के बारे में है जो शरण में आया हुआ है। रज्जब अपना रोजगार करके, सबसे पहला आपको चरित्र जानने को मिला रज्जब नाम का चरित्र। तो यह चरित्र अपना रोजगार करके, रोज का अपना काम करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी उसकी पत्नी, और गांठ में यानी कि अपने कपड़ों के गठरी में 200-300 की बड़ी रकम भी थी। जिस जमाने की कहानी है, 200-300 की रकम बहुत बड़ी होती है। मार्ग बीहड़ था, जिस रास्ते से आ रहा था वह रास्ता जंगल का रास्ता था, सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। अब इतने लंबे रास्ते में कहीं ना कहीं तो रुकना ही था, इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। अब रास्ते में मणपुरा गांव आया, उसने सोचा कि चलो यहाँ ठहर जाते हैं। उसकी पत्नी को बुखार आ रहा था, रकम पास में थी, बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। अब पत्नी को बुखार था, अब रात को अगर बैलगाड़ी किराए में करेगा और गांव पहुंचना चाहेगा इतने सुनसान रास्ते में, पैसा वो भी हाथ में लिए हुए, तो खतरनाक बात है। इसलिए सोचा कि चलो इस गांव में मणपुरा में ही शरण ले लेते हैं, आराम कर लेते हैं। परंतु ठहरता कहाँ, शरण लेता कहाँ? जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। कहीं भी शरण लेगा तो लोग पूछेंगे किस जाति के हो। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाली थी और पैजामा पहनी थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था, तो उसको कई लोग पहचानते भी थे गांव में। और उसकी पत्नी चांदी की बाली पहनी हुई थी, कान में, नाक में भी जो नोज रिंग होता है, और कान में चांदी की बाली डाली हुई थी और पैजामा पहनी हुई थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। जिनसे जिनसे भी वो कुछ खरीद कर ले जाया करता था, उनसे उसका अच्छा व्यवहार था। गया उन लोग से बोलने कि अगर रात भर ठहरने का इंतजाम हो जाता तो किंतु किसी ने मंजूर नहीं किया, वो जिस जाति का था इसलिए। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। अब किसके यहाँ रुकेगा? अब ये बात अगले दिन फैल ही जाएगी कि हमारे यहाँ रज्जब रुका था। नाम से ही पता चल रहा है कि वो मुस्लिम धर्म का है, तो अब अगले ही दिन बात फैल जाएगी कि इस इंसान ने रज्जब को, यानी कि उस मुस्लिम इंसान को और उसकी पत्नी को शरण दिया था। बेचने के लिए ठीक है, बिजनेस करने के लिए लोग तैयार था मुस्लिम के साथ, लेकिन उसको रात को ठहरने के लिए कोई जगह देने को तैयार नहीं था। कहानी जानबूझकर लिखा गया है ताकि लोगों की आंखों को खोला जा सके, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाया जा सके। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी नहीं था, गरीब था ना वो किसान, गरीब था वह, गरीब मतलब गरीब था वह ठाकुर, गरीब था वह ठाकुर, इसीलिए उसके पास बैल वगैरह थे नहीं, ना हल था, तो कैसे जोतता? इसीलिए दूसरे किसान उस ठाकुर की ज़मीनों को जोता करते थे। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। अब उसकी ज़मीन को बाकी के किसान जो लोग बेचते थे, उन लोगों से वो 2-3 साल का पहले से ही एडवांस लगान, लगान यानी क्या होता है? टैक्स, वो वसूल कर लेता था। छोटा सा मकान था उसका, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे। गांव वाले उसके मकान को गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से, ये जो गढ़ी है ना, ये गढ़ी एक तरह का आदर वाला शब्द होता है। किसी के स्थान को अगर हम गढ़ी बोल करके बुलाएं तो इसलिए उसके स्थान को, छोटे से मकान को लोग गढ़ी बोला करते थे। और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। था गरीब, फिर भी उसका अदब, लिहाज, सम्मान, डर लोगों के अंदर था, तो उसको लोग कहते थे राजा और उसके घर को लोग कहते थे गढ़ी। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी मतलब हनुमान जी का बहुत ही लोकप्रिय स्थान है, वहाँ लोग पूजा देने के लिए जाते हैं, देश से पूरे कोने 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 से लोग आते हैं हनुमानगढ़ी। तो गढ़ी मतलब सम्मान वाला शब्द है। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर, शामत का मारा ये उर्दू शब्द है, ठीक है ना,
कि मतलब मुसीबत का मारा। मुसीबत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था सामने के बरामदे में बैठकर। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू एक बिनती है। जो अंदर वाला जो बरामदा होता है ना, उसको बोलते हैं पौर। तो ठाकुर पौर में बैठकर हुक्का पी रहा था, बाहर से ही बोला, दाऊजू, दाऊ किसको बोलते हैं भाई? बड़े भाई को। एक बिनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं हिला, तुरंत पूछा, क्या? रजब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है, जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दिए जाएं, बड़ी कृपा होगी आपकी। ठाकुर ने प्रश्न किया, कौन लोग हो तुम लोग? हूँ तो कसाई जात का, काटता हूँ मुर्गा बकरा, उसको कसाई कहते हैं। रज्जब ने सीधा उत्तर दिया, चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी, चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाया हुआ था, भाई पत्नी बीमार है, क्या करेगा। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। जैसे ही ठाकुर सुने, पुराने ज़माने में हिंदू लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, मांस मछली का सेवन नहीं करते थे, और इसीलिए लोग घृणा करते थे। किससे? मुस्लिम समुदाय से, क्योंकि वो लोग मांस मछली खाया करते थे। तुरंत ठाकुर के चेहरे पर आंखों में कठोरता आ गई। जानता है ये किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब आशा भरे स्वर में बोला, यह राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूं। आप तो राजा है ना दाऊजू। तुरंत ठाकुर की आंखों में कठोरता गायब हो गई। जैसे ही सुना राजा, जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। खोटा पेशा मतलब ये जो काटता हूं मैं जानवरों को, इसकी वजह से कोई हमको बसेरा नहीं दिया। नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया, और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया, वहीं दरवाजे के पास बैठ गया बाहर। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। उसके पीछे उसकी पत्नी एकदम कराह रही थी, कांप रही थी एकदम ठंड के मारे, और बुखार भी था बहुत तेज। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? चिलम मतलब जिसमें गांजा डाल के पीते हैं। रजब ने बोला, हाँ सरकार, चिलम लिए हैं, ठंड के टाइम में थोड़ा चिलम का 2 सुट्टा मारेंगे तो थोड़ा बॉडी में गर्मी आ जाएगा। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो, अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जाओ, जो बरामदा है ना जहाँ बैठे हैं, इसी के एक कोने में जाओ, वहाँ बैठ जाना और चिलम भर लो उसमें, और चिलम से मारो, खींचो दम, थोड़ा गर्मी आ जाएगा बॉडी में। जब वे दोनों भीतर आ गए तब ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? आ तो गए, अब जाओगे कब भाई यहाँ से? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे हों, इसलिए पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ बैठ के रोटी वोटी पकाएंगे, रोटी वोटी है। ठाकुर बोले, तुम्हारा नाम? उसने बोला, रज्जब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए गया था साहब। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। रजब ने बोला, क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है, परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर कर दिया है वही उसको करना पड़ता है ना राजा साहब। ठाकुर बोले, क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ, और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर थोड़ा संकोच करके ठाकुर साहब पूछ रहे थे उससे, मुनाफा हुआ क्या? उसको जब भी जवाब देने में थोड़ा संकोच लग रहा था। उसने बोला, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। एकदम सुबह सुबह चला जाऊंगा मालिक। लोगों की मतलब अपनी पत्नी की बात बता रहा है, तबीयत भी ठीक हो जाएगी थोड़ी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। दोनों थके हुए थे, बहुत सारा दिन सो गए। काफी रात गए, कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकले। गरीब थे ना, तो रजाई उनकी फटी हुई थी। बाहर आए। आगंतुकों में से, आगंतुकों मतलब जो लोग आए थे, एक ने धीरे से कहा, दाऊजू आज तो हम लोग खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है, अच्छा शुभ मुहूर्त कल संध्या का है, कल कुछ हो पाएगा, आज तो खाली हाथ लौटे हैं हम लोग। मतलब ये लोग ठाकुर के आदमी हैं, शायद किसी काम से ठाकुर ने इन लोगों को भेजा था। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? कुछ
उपाय किया तुम लोगों ने? हाँ, आगंतुक बोला। सामने वाला आदमी बोला, हाँ उपाय तो किया था। एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे, वो खिसक गया। कल देखेंगे जरा जल्दी। इसका मतलब ये सब लुटेरे हैं, ठाकुर के आदमी हैं। ठाकुर इन लोगों को भेजता था कि रास्ते में कोई आए बीहड़ से, जंगल से, उन लोगों को लूट लेना। तो वो लोग खबर लाए हैं कि आज एक ठो कसाई यहीं से लौटा है, पैसा वैसा उसके पास था, लेकिन हम लोग के हाथ से बच निकला। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। आगंतुक बोला, क्यों? ठाकुर बोले, अरे बुरी कमाई है भाई, बुरी कमाई है, गंदा कमाई है वो। उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है। उस आगंतुक ने कहा, रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। उन लोगों ने समझाया, आगंतुक ने समझाया, रुपया तो दूसरों का ही है ना, आज उसके हाथ आ गया तो कसाई का थोड़ी ना हो गया। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध पैसा है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। आगंतुक बोल रहा है। बोलने का मतलब तलवार से उसको मार देंगे और उसके बाद पैसा शुद्ध हो जाएगा। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। अपने साथियों को बोला, जाओ जाओ जाओ, बाहर बाहर जाओ। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी जाकर सो गया अपने घर में, कमरे में। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। सवेरा हो गया लेकिन रज्जब उठ नहीं पाया बेचारा। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी चल नहीं पा रही थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया, गुस्से में आ गया। देखा, अरे सवेरा हो गया अभी तक। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ, इसी समय निकलो। रज्जब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर नहीं माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु किसके दबदबे को? पूरा गांव ठाकुर साहब के दबदबे को सब लोग मानते थे, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उसके मन पर भी था। अब ठाकुर के ऊपर भी एक दबदबा बना हुआ था गांव वालों का। जो लोग बात बोल तो नहीं रहे थे, अव्यक्त था वो बात, लेकिन फिर भी ठाकुर के बार बार दिमाग में आ रहा था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्निक गांव के बाहर वो अपने पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। जा बैठा और हिंदू को मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। कमबख्त हिंदू लोग, अजीब से लोग हैं, नफरत करते हैं इंसान से। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी। उम्मीद था कि कुछ पहर में मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी और फिर मैं बैलगाड़ी नहीं करना पड़ेगा, पैदल ही घर पहुंच जाऊंगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। अब जो होगा भाई देखेंगे, पैसा लगेगा लगाएंगे, पत्नी को तो ले जाना पड़ेगा ना घर। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया फिर से। धूप में भाई चली थी, बैलगाड़ी चल रहा है धूप में। वह जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। अब रज्जब का हिम्मत नहीं हो रहा था, गाड़ी तो भाड़ा कर लिया था लेकिन अब ले जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया। रज्जब ने सोचा कि अभी कुछ समय के लिए यात्रा को रोक दे रहे हैं, जब तक कि उस बेचारी का कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए, क्योंकि तेज हवा चल रही थी। तो सोचा कि इसका कम से कम कपकपी बंद हो जाए फिर ले जाएंगे। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई। रज्जब की पत्नी की कपकपी जब घंटे डेढ़ घंटे के बाद बंद हो गई, लेकिन बुखार अभी भी बहुत तेज था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में उठाकर बैठा दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान भी उस टाइम में थोड़े रोआब में था। उसने कहा, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो? रज्जब जानता था कि अभी इससे काम निकलवाना है, प्यार से बात करना पड़ेगा। मिठास के स्वर में उसने फिर कहा, अरे भैया जल्दी करो ना, देखो मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ख़राब है। गाड़ी वाले ने बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस ले लो, मैं तो चला अपने घर। रज्जब को बड़ा गुस्सा आया, दांत उसने पीसना शुरू किया। कुछ क्षण चुप रहा, उसके बाद थोड़ा सचेत हुआ, होश संभाला और कहने लगा संभाल कर अपने आप को, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को ही तो सहारा देता है ना, जानवर तो देते नहीं।
तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया के ऊपर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ी वाले को हंसी आ गई। गाड़ी वाला जानता था कि ये कसाई है, और कसाई जिसका काम है रोज मुर्गा काटना, बकरा काटना, है ना, वो हमको नसीहत दे रहा है दया का। हंसने लगा। उसको टस से मस न होता देख रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी, मतलब गाड़ी चलाने पर तैयार हुआ। 5-6 मील चलने के बाद शाम हो गई। गांव तो पास में था नहीं, रजब का गांव बहुत दूर था। रजब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी हो गई थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली। रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। बार बार देख रहा था कि मैं जो रकम आज कमाया हूँ वो है ना सुरक्षित। तभी रज्जब को याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण अंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है। अंटी क्या होता है भाई? तो 2 उंगलियों के बीच का स्थान जो होता है वो अंटी होता है, 2 उंगलियों के बीच का स्थान। और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह एक हठ, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और दे देने पड़े। मतलब वो जो गांठ बना के रखा था ना, बटुआ जैसा जिसके अंदर पैसे थे, उसका बोझ कम क्यों लग रहा है? तो उसको याद आया कि एक तो उसको बुखार हुआ था मेरी पत्नी को, कुछ इधर उधर पैसे देने पड़ गए थे, फिर गाड़ीवान को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ गया था, तो कुछ वजन उसका कम लग रहा है। उसे गाड़ी वाले के ऊपर बहुत गुस्सा था उस टाइम में। लेकिन गुस्सा क्यों था? एक तो चलने को तैयार नहीं हो रहा था, और तैयार हुआ तो एक्स्ट्रा पैसा भी आया है, बहुत गुस्सा लगा था। लेकिन अभी तो बाबू भैया बोल के काम निकलवाना पड़ेगा। उस समय उसके मन में इच्छा नहीं थी गुस्सा प्रकट करने की। गुस्सा दिखाएंगे तो हो सकता है गाड़ी ले ही ना जाए। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना में उसने वार्तालाप आरंभ कर दिया। सोचा कि गाड़ी वाले से ऐसे ही क्या चुपचाप बैठे रहें, चलो बातचीत करते हैं, फ्रेंडली तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसने कहा, गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा। रजब ने कहा। गाड़ी वाले ने बोला, हाँ बहुत दूर है, वहीं ठहर लेंगे। ये सुन के चौंक गया रजब। उसने पूछा, वहीं ठहर लेंगे? किसके यहाँ? गाड़ी वाले ने बोला, किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे ठहरेंगे। और कहाँ? कल सवेरे ललितपुर चलेंगे, रात को मरना थोड़ी ना है। रजब को गुस्सा आया। उसने बोला, कल का फिर पैसा मांग उठना, फिर कल पैसा मांग लेना एक्स्ट्रा। गाड़ी वाले ने कहा, कैसे मांग उठूंगा? कैसे मांग लूंगा भाई, किराया ले चुका हूं, अब फिर कैसे मांगूंगा? रजब ने कहा, जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता तुमको। गाड़ी वाले ने बोला, क्या बतला देते? क्या सेंत में गाड़ी में बैठना चाहते थे? सेंत में मतलब मुफ्त में, फ्री में। रजब ने कहा, क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेंत में का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा अभी, और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गुस्सा तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आ ही गया गुस्सा। गाड़ी वाहन ने इधर उधर देखा, लगा देखने। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास एकदम झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ रहा था कहीं से कोई अब निकला तब निकला। और ऊपर से रज्जब की ऐसी धमकी सुन लिया था गाड़ी वाला, हड्डी उड्डी कांप रही थी उसकी, हिल रहा था, कड़पड़ा रहा था, हड्डी कड़कड़ा रही थी उसकी। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँक रहा था। उसने सोचा, गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा तुरंत, और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों को मदद के लिए बुला लूंगा, और रजब से पीछा छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूं, जरूरत पड़ेगा तो रुपया पैसे इसको वापस कर देंगे, परंतु आगे नहीं जाऊंगा भाई, कहीं सचमुच मार्ग में मार ना डाले, बड़ा क्रूर आदमी है। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। थोड़ा दूर और गाड़ी चला, दोनों बैल खड़े हो गए। रज्जब सामने देख नहीं रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ी वाले से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है, रुक क्यों गया? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से उससे ज्यादा कड़क आवाज में सामने कुछ गुंडे आकर खड़े हो गए थे। उस टुकड़ी में से, टुकड़ी मतलब उस ग्रुप में से एक ने रज्जब की आवाज से भी ज्यादा कड़क आवाज में बोला, खबरदार जो आगे बढ़ा तो। रज्जब ने सामने देखा, 4-5 आदमी बड़े बड़े लाठी बांध कर न जाने कहां से आ गए। उनमें से तुरंत ही, ये जानते हो ना कौन? ठाकुर साहब हैं और ठाकुर के आदमी लोग हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका, और 2 बाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। समझ में आ गया होगा?
दो जो थे दोनों साइड में आके खड़े हो गए, दो इधर, और एक जो था बैलों को डराया लाठी से पीट कर। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जाके तुरंत खड़ा हो गया। मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूं, मुझे कोई सरोकार नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है, हमको छोड़ दीजिए। तभी उसमें से एक ने गरज कर पूछा, यहां कौन है? गाड़ीवान की घिग्गी बंद गई। घिग्गी बंद गई मतलब डर गया पूरा, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए, कमर में रखा था ना पैसा, एक हाथ में संभाल रहा है पैसे को, बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। लाठी उठाया, क्या बोला? गाड़ीवान खिसकना चाह रहा था, दूसरे ने उसको पकड़ लिया, खिसक के भागने वाला था वो, दूसरे ने पकड़ लिया। अब उसका मुंह खोला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लेके जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं, हमको मार के क्या मिलेगा, हमको छोड़ दो। उन लोगों में से एक ने पूछा, यह कौन है, बतला। गाड़ी वाले ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है साहब। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी थी वह वहीं रह गई। लाठी उठाया था मारने के लिए, लेकिन रोक दिया। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। रज्जब ने कहा, हाँ महाराज। रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार। औरत तभी अंदर से, बैलगाड़ी में बैठी हुई थी ना, कराही अंदर से ओह करा रही है, बुखार लगा है उसको बहुत जोर से। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो छोड़ो, चलो यहाँ से चलो। रज्जब है बोलने का मतलब मुसलमान है, कसाई है, छोड़ो छोड़ो। लेकिन वो जो सामने खड़ा था डट के मारने के लिए, वो माना नहीं, खड़ा रहा। उसने बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। दाऊ जी मतलब कौन? सरदार जी कौन? ठाकुर। दाऊ जी इससे खोपड़ा मारो, तोड़ो इसको। यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, मारो, मार के तोड़ो। छोड़ना ही पड़ेगा उसने कहा। किसने? दाऊ जी ने कहा, नहीं नहीं छोड़ना ही पड़ेगा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और न पैसा छुएंगे इसका। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से? दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूं। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा मतलब एक किनारा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म किया। तुरंत गया और उसका सीना पर लाठी लगा के बोला, निकाल निकाल, जो पैसा है बाहर निकाल। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर से कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। तो जो इंसान गाड़ी पे चढ़ा था ना, रज्जब को डराने धमकाने के लिए, उसने कहा, हो मेरी बला से, अगर उसकी पत्नी बीमार है तो रहे, भले ही रहे, मैं कसाईयों की दवा हूं। उसे कहने का मतलब था कि अगर ये कसाई है तो इसकी दवा मैं जानता हूं कि कैसे इसकी दवा करनी है, मतलब पीट पाट के इससे पैसे हम ले ही लेंगे। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। इसके बाद नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूं। और मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठायत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ी वाले से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर राख कर दूंगा। तुम दोनों को मतलब रज्जब को और रज्जब की औरत को। गाड़ी वाले को कहा कि तू गाड़ी चला और इन लोगों को सही जगह पर सही सलामत पहुंचा के आना, नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इन दोनों को कहा कि हमारी ये बात कि हम लोग रास्ते में लूटपाट करते हैं, मेरी ये असलियत किसी को मत बताना, और अगर बता दिए तो भूसी में आग लगाकर उसी में जला के खाक कर देंगे। भूसी में जो आग लगा रहता है वो बड़े लंबे समय तक जलता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर से कहा, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ नहीं आऊँगा मैं। तब दाऊ जी ने कहा, दाऊ जी मतलब कौन? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला
शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। मतलब ठाकुर जी बहुत ही उसूल के पक्के इंसान थे। उन्होंने कहा कि जिसको मेरे साथ आना है वो आए, नहीं आना है तो ना आए। लेकिन ये जो बुंदेला है ना, बुंदेला मतलब बुंदेलखंड का रहने वाला, ये जो ठाकुर है क्षत्रिय, इसका अपना एक उसूल है, और उसूल यह है कि मेरे शरण में आया हुआ इंसान, उसका मैं कभी लूटपाट नहीं करता। मेरे शरण में आए हुए इंसान के साथ मैं कभी धोखा नहीं करता, और इस बात को गांठ बांध लेना। यहीं पर कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।